मुझे उन्होंने वो जो उनके इस्लाम में जो मीट वगैरह होता है उन्होंने मुझे वो तक खिलाने के लिए ज़बरदस्ती किया। और मैम मेरी सास ने ना मुझे तेजाब डालने की धमकी दी। मुझे कहते थे कि तू अपनी माँ बाप से मत मिल, वो लोग हिंदू है, उनके घर का खाना पीना मत खाया कर, तेरे बच्चों पे असर पड़ेगा। फैमिली से उन्होंने मुझे मिलवाया था, फैमिली इनकी नहीं थी, वो फैमिली इनके दोस्त की थी। उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा था वो मुझे मुसलमान बना के रखेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को एक कागज में आलिया नाम लिख करके दिया। वो मुझे हर जगह नकाब पहना के लेके जाते थे, पर धीरे धीरे करके मैम मुझे खाने के लिए टॉर्चर किया जा रहा था। मैं क्या खाती थी, मैं क्या पहनती थी, हर चीज के लिए टॉर्चर किया जा रहा है। इनकी बहन मुझे इस तरीके से जलील करती थी कि दूसरी लड़की तो इतना दहेज लेकर आती है, तू तो कुछ जीने दो, मुझे इस तरीके से मत करो। मेरा आदमी मुझे मारते थे, मेरी सास उनको बोलती थी, मेरी सास के कहने पे, नंद के कहने पे मेरे आदमी ने मुझे बहुत बार मारा। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में। यहाँ पर एक महिला हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम पिंकी है। पिंकी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर शायद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। पिंकी अभी कुछ समय पहले एक युवक के साथ मिली थी। उन्हें उस युवक ने बताया कि उनका नाम गुरप्रीत सिंह है। उनको जो है एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। आपको बता दूं, जिस टाइम पे उन्होंने शादी करी उस वक्त पिंकी नाबालिग थी। फिर भी उन लोगों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के 2 महीने बाद पिंकी के सामने एक ऐसा सच आता है कि जिससे पिंकी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब आखिर क्या है ऐसा सच, क्या कुछ हुआ होगा पिंकी के साथ, जुड़ेंगे उन्हीं के साथ और बताएंगे आपको पूरी कहानी। बने रहिए तेज तर्रार के साथ। जी, आपका नाम? मेरा नाम पिंकी है। क्या कुछ हुआ आपके साथ, पूरा विस्तार में बताइए। मैम मेरे से लव मैरिज मतलब शादी करी थी मेरे हस्बैंड ने। उनका नाम था गुरप्रीत सिंह। कब करी थी ये शादी? शादी उन्होंने की थी मुझसे 7 जुलाई, साल 7 जुलाई में करी थी। झंडे वाले मंदिर में हमने एक दूसरे को माला पहना के शादी करी थी। 7 जुलाई आगे 2017। तो आपने शादी कैसे करी? उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मैं उस टाइम मैम नाबालिग थी। कितनी उम्र थी? मैम उस टाइम मेरी उम्र होगी 17 के आसपास, 16 के करीब ऐसी कुछ। आपके घर वालों ने करवा दी शादी? मैम घर वालों ने तो काफ़ी मना किया मुझे शादी के लिए। आप उनसे मिली कैसे थी? मैम वो मुझसे रॉक गार्डन पार्क में मिले थे। 18 अगस्त को रक्षाबंधन का दिन था। ऑनलाइन कुछ बात हुई थी या एकदम से वहाँ मिले? नहीं मैम, एकदम सामने सामने बात हुई थी जी। फैमिली को मैंने अपनी 2 महीने बाद ही इनसे मिलवा दिया था। हाँ, आप उनकी फैमिली को जानती थी? जी मैम, मैं उनकी फैमिली को जानती थी, पर वो जो फैमिली से उन्होंने मुझे मिलवाया था वो फैमिली इनकी नहीं थी। वो फैमिली इनके दोस्त की थी। इस चीज़ में तो ये सब चीज़ें मुझे बाद में पता चला। इस बात का आपको शक हुआ उस वक्त पे? नो मैम, बिल्कुल भी कोई ऐसे कोई मेरे सामने कोई चीज़ ऐसी आई जिससे मुझे शक हो सके, क्योंकि मेरे हस्बैंड जिस तरीके से बात करते वो सरदार के तरीके से बात करते थे। जो फैमिली उनकी थी वो पूरे पंजाबी के तरीके से बात करते। कभी मुझे ऐसा लगा नहीं। क्या बताया, वो कहाँ रहते थे? ये मालूम था कि वो चंडीगढ़ में उनकी कोई मम्मी थी। उनकी मम्मी ने उनको यहाँ दिल्ली भेज रखा है रहने के लिए। उनकी मासी की लड़की थी, ऐसे कुछ इन्होंने मुझे बताया। दिल्ली में कहाँ रहते थे वैसे? दिल्ली में ही रहते हैं, ये प्रेम नगर है, नेपाली मंदिर। नेपाली मंदिर के उधर ही घर है उनका, चढ़ाई चढ़ के। शादी आप लोगों ने मंदिर में की थी? जी मैम, झंडे वाले मंदिर में हमने एक दूसरे को माला पहनाई थी। मेरी मम्मी पापा साथ चले गए थे। मुझे इनसे बिल्कुल मेरा कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया। कितने दिनों के लिए? जी मैम, कम से कम 1 महीना। 1 महीना कुछ बात नहीं हुई? वो आपको क्या बोल के गए घर से? गए थे उसी दिन इन्होंने मुझे बताया कि मेरी मम्मी का कॉल आया था। इन्होंने मुझे ऐसी वीडियो बना के भेजी थी मैम जिसमें ये पंखे पर लटक के फांसी लगा रहे थे। अच्छा, इन्होंने वैसी वीडियो भेजी। आपके पास वो वीडियो होगी? नो मैम, इस बात तो काफ़ी टाइम हो गया, वो वीडियो मेरे पास टाइम नहीं है। फिर इन्होंने वो वीडियो को मतलब वीडियो में बोला कि मैं मुसलमान था, मैंने ऐसे से पिंकी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे मम्मी पापा को बोला कि आप अपनी लड़की का ध्यान रखना। उन्होंने ये सब चीज़ें बोली तो मैंने ही मन में सोचा कि क्या। वैसे खैर मैम, ऐसा तो था नहीं कि कोई बंदा फांसी लगाते समय अपनी वीडियो बना के सेंड भी कर दे। अगर मरने वाला इंसान तो मर ही जाता। फिर ये और मैं साथ में रहने लगे। फिर हम लोग मैं भी, तो यानी आपने उन्हें एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था मुस्लिम के तौर पे? नहीं मैम, मैंने मुसलमान तरीके से नहीं एक्सेप्ट करा था उन्हें। उन्होंने कहा था कि मैं सिख बनकर ही रहूंगा? जी मैम, उन्होंने इस तरीके से कहा था कि मैं जिंदगी भर सरदार बन के रहूंगा। फिर मैं उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। फिर उसके बाद एक दिन ये पता नहीं इनके जीजा का फोन आया। एक बार तो इनके जीजा घर पर आए, मेरी मम्मी के घर पे आए। उन्होंने धमकी दी मेरे घर वालों को। क्या बोला? कि लड़के को भी मार देंगे, लड़की को भी मार देंगे, लड़की को बोल दो मुसलमान बन जाएगी। जो जीजा उनके घर पर आए थे, आप उनसे पहले मिले थे? मैम उसी दिन फर्स्ट टाइम मिली थी।
तो इनके जीजा ने उनको बोला, तो इन्होंने मेरे हस्बैंड ने बोला अपने जीजा को कि मुझे लड़की से मतलब है, मेरी माँ ने तो मुझे बेदखल कर दिया ना, मैं जिंदगी भर सदा बन के रहूँगा, तुम लोग मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करो। इन्होंने साफ मना कर दिया था उनको। फिर उसके बाद हम लोग फिर साथ में रहने लगे। अब मालूम नहीं मैम कि इनके जीजा से बात हुई, किससे बात हुई, ये चले गए यहाँ से फिर मुझे छोड़ के। क्या बोल के गए इस बार? इस बार कुछ बोल के नहीं गए मैम, मुझे रास्ते में लेके गए थे मोमोज दिलाने के लिए, मुझे रेड लाइट पे छोड़ के पिलर नंबर 210 के पास वहीं छोड़ के मुझे चले गए। फिर उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने मन में ठान लिया कि जरूर ये इंसान ही ऐसा था जो मुझे धोखा ही देना चाहता था। फिर मैंने निकपित मुझे लेने आया वहाँ पे एयरपोर्ट में, इसको पता चल गया कि मैं वहाँ पर थी। आपने बताया था, कैसे पता चला? मैम इसने मुझे कहा कि मैं फांसी लगा लूंगा, तू मुझे एक बार मौका दे। उनका फोन आया था आपके हाँ, पास? इन्होंने मुझे बोला कि मैं फांसी लगा लूंगा, एक बार मुझे मौका दे। मैंने कहा मैं इतना मौका दे चुकी हूँ तुम्हारे चक्कर में, अगर काश तुम मुझे छोड़ के ना जाते तो मैं ऐसी जगह पे ना फंसती। पर मेरी माँ ने मुझे जितनी जल्दी हो सके, नए साल का टाइम था, जो जिनके यहाँ पर थी उन बंदों ने मुझे एकदम ताला लगा के बंद कर दिया था। वहाँ पे एक भैया थे, मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती करी, भैया मेरी माँ ने मेरी फ्लाइट की टिकट करवा दी, मुझे बस एक बार यहाँ से जाने दो, मैं वापस यहाँ पर आ जाऊँगी, वो मुझे एक बार यहाँ से जाने दो। मुझे किसी के मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, झूठ बोल के किसी तरीके से मैं वहाँ से निकली। वहाँ से निकलने के बाद गुरप्रीत ने मुझे बोला मैं एयरपोर्ट पर तेरे से मिलने के लिए आ रहा हूँ। मुझे लगा क्या पता ये मुझसे मिलना चाहता है। मैं अपनी मम्मी को इस बारे में, मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता था कि मैं इनके कॉन्टैक्ट में थी। फिर उसके बाद मुझसे मिला, इसने मुझसे बोला कि हम लोग है ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, अब मैं कभी तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। इन्होंने यूँ बोला मुझसे। तो मैंने कहा कि देखो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मेरी माँ ने मुझे ऐसी जगह से निकाला जिससे अभी मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। कह रहे तू टेंशन मत ले, अब कभी ऐसा नहीं होगा, मैं कभी जिंदगी में तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुझसे ऐसे बोला। फिर ये मुझे ले आकर के इन्होंने अगले मम्मी से मैं मिली। अपनी मम्मी से मिलने के बाद एक रात में मम्मी के पास रुकी, नया साल का टाइम था, 2 जनवरी के करीब ये मुझे लेके गए। इन्होंने मुझे ले आकर अपने दोस्त के कमरे में ले आकर के इन्होंने मेरे हाथ में मेहंदी लगवा दी, कोर्ट ले आने के चक्कर में मेहंदी वगैरह लगवा दी। वहाँ ले आने के बाद अगले दिन जब मुझे इन्होंने कोर्ट में खड़ा करा 3 जनवरी को, माँ में से इन्होंने कोर्ट मैरिज में साइन वगैरह करवाया। मैम मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या किया जा रहा है, मेरे साथ क्या नहीं क्या हुआ था। सिर्फ इतना पता था कि मुझसे कोर्ट मैरिज की जा रही है। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को एक कागज में आलिया नाम लिख करके दिया। फिर वो नाम मेरे से इन्होंने कॉपी करके लिखवाया, तो मैंने उसमें लिखा आलिया। मेरे बाकी साइन भी उसमें पिंकी के नाम से हुए थे। तो आपके पास जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड वगैरह, वो भी आलिया के नाम से बने हुए हैं, पिंकी के नाम से? वो सब पिंकी के नाम से था। तो सिर्फ उस मैरिज सर्टिफिकेट पे आलिया नाम है? जी मैम, सिर्फ उसमें आलिया नाम है, बाकी अब उन्होंने मेरा आधार कार्ड में आलिया लिखवा दिया ना दोबारा? जी। फिर उसके बाद मैडम वो मुझे अपने घर लेके चले गए, घर पे लेके गए, कह रहे मेरी मम्मी है, मुझे उन सबसे मिलवाया। तो वो सब मुझसे कह रहे टेंशन मत लो, अब तुम यहाँ पे आराम से रहो, हम तुमको कोई किसी की कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने इस तरीके से बोला। तो मुझे भी लगा कि क्या पता चलो मुझे एक माँ मैंने छोड़ी, दूसरी माँ मुझे मिली। मैं भी ये सोच करके, इनकी मम्मी बुजुर्ग थी, उनकी मैंने कहा कि मैं इनकी चलो सेवा करूँगी, तो ये सब सोच के मैं उनके साथ रहने लग गई। पर धीरे धीरे करके मैम मुझे खाने के लिए टॉर्चर किया जा रहा था। मैं क्या खाती थी, मैं क्या पहनती थी, हर चीज़ के लिए टॉर्चर किया जा रहा है। इनकी बहन मुझे इस तरीके से जलील करती थी कि दूसरी लड़की तो इतना दहेज लेकर आती है, तू तो कुछ लेकर के। आपसे दहेज की भी मांग की गई? मैम दहेज तक के लिए मुझे टॉर्चर किया गया है कि जो लड़की इतना दहेज लेके आती है तो वो कभी इस तरीके से लड़ती नहीं, तू इतना क्यों लड़ती है। तो मैंने कहा कि देखो मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, तुम्हारा भाई मुझे इस घर में लेकर आया, उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा था वो मुझे मुसलमान बना के रखेंगे। वो मुझे हर जगह नकाब पहना के लेके जाते थे। उन्होंने कहा आपने इन सब चीजों को मना नहीं करा वहाँ पर? मैंने बहुत मना किया। तो क्या बोला उन्होंने मना करने पे? उन्होंने कहा कि अब तुझे इस तरीके से ही रहना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि 1-2 बार होगा, पर ऐसा करते करते मैम मैं उनके साथ उनके तरीके से रहने लग गई। मैं उनके साथ रंग ढंग में उनके ढंगने लग गई, जैसे जैसे उन्होंने रखा मुझे। उन्होंने वो जो उनके इस्लाम में जो मीट वगैरह होता है, उन्होंने मुझे वो तक खिलाने के लिए ज़बरदस्ती किया। तो आपने खाया था कि नहीं? मैम उन्होंने 1-2 बार मुझे खिलाया, मैं झूठ क्यों बोलूँ, उन्होंने 1-2 बार मुझे खिलाया, मैंने खाया भी है। पर लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था मैडम कि बड़ा किसे कहते हैं किसे नहीं कहते, मुझे नहीं मालूम था। जब मुझे बाद में पता चला कि बड़ा तो गाय थी, अच्छा, मुझे नहीं मालूम था किसी का था। उसके बाद से मैंने सब कुछ मैंने कह दिया कि मुझे जीने दो, मुझे इस तरीके से मत करो। मेरा आदमी मुझे मारते थे, मेरी सास उनको बोलती थी, मेरी सास के कहने पे, नंद के कहने पे मेरे आदमी ने मुझे बहुत बार मारा। आपके जो ये हाथ पे क्या हुआ है? मैम ये जिस टाइम मेरी शादी हुई थी जनवरी के टाइम, उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उस टाइम तो नए नए में इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार से रखा। फिर जनवरी के टाइम 26 जनवरी के टाइम मैं रात में सो रही थी, इन लोगों ने मेरे हाथ में चूना सरफ लगा दिया था। चूना सरफ लगा के ये पूरी
खाल गल गई थी, मुझे नहीं मालूम था, इन्होंने चूड़ा सब लगाया था, मैं सो रही थी। 2.5-3 घंटे के बाद जब मैंने देखा तो मेरी पूरी खाल गल चुकी थी। अगले दिन ये लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए, इनकी बड़ी भाभी मुझे लेके गई डॉक्टर के पास। जब मैं वहाँ गई तो इन्होंने मेरे, फिर डॉक्टर ने मेरा ये कैंची मार के इसका मांस काटा। फिर मैंने उनको बताया कि अंकल, मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा अंकल मेरी सास मुझे कह रही है कि वो ना ये भी जला देंगी, वो कह रही है ऐसे। तो उन डॉक्टर ने मुझसे कहा कि बेटा तुम इतनी कमजोर हो, तुम इतनी पतली हो, अगर तुम इनके कहने पे ऐसा कुछ करोगी तुम्हारी हाथ की नस कट जाएगी, तुम्हारी जान को भी खतरा है। पर मेरी सास को मैंने ये बात बताई कि ऐसे से उन्होंने बताया, तो मेरी सास कह रही है ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तेरी प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे। उन्होंने ऐसे बोला मुझसे। आपको इस बात की जानकारी थी कि आपको गाय का मांस खिलाया जा रहा है उस वक्त? नहीं मैम, मुझे नहीं पता था, मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था। एक दिन मैं इंदल लोग गई थी, इंदर लोग में बाजार लगता है, मैं बाजार गई थी तो वहाँ इनकी कोई अड़ोस की लड़कियां थी, उनके साथ में गई थी बाजार करने। तो वहाँ उन सब ने, बकरा ईद का टाइम था तो उस टाइम पे शायद बड़े का गोश्त वगैरह उस टाइम पे मतलब बंद वगैरह कर दिया गया था। तो वो सब बातें कर रही, कह रही ये तो यहाँ बड़े का गोश्त तो मिल रहा है, बड़े का गोश्त तो मिल रहा है, वो इस तरीके से बात कर रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि बड़े किससे कहते हैं? कह रहे इन्हीं को तो कहते हैं। मैंने कहा तो हम गाय हैं। मैंने कहा तो हमारे यहाँ तो इसको पूजा किया। कह रही तुम्हारे यहाँ पूजा की जाती है पर इसी को तो खाया जाता है। जब इन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने मुझे 1-2 बार कहा इसको खाने के लिए, मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दिया, मैं और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसके बाद आपके बच्चों का कैसे क्या हुआ? मेरा बड़ा लड़का हुआ बड़े ऑपरेशन से। कब हुआ था वो? वो था मैम 19 मार्च को। तो जब आपके साथ टॉर्चर हो रहा था तो आपने उन सब चीज़ों को रोका नहीं? मैंने कोशिश करी थी एक बार, तो उस टाइम पे भी मुझे मतलब धमका दिया गया था, कहने लगे कि तुम अगर अब तुम्हारी लड़का है तो फिर लड़की की ज़िंदगी देख। इन सब ने मुझे इस तरीके से बोला था। आपने यानी उनसे अलग होना भी चाहा? मैंने अलग होना चाहा था, पर लेकिन मेरा पक्का इरादा जब बना तो उनको छोड़ने का, जब मेरा दूसरा लड़का था। जब मेरा दूसरा बच्चा हुआ तो उस टाइम पे मैंने इनसे कहा। बच्चों के नाम क्या रखे गए? मैम उन्होंने अपनी कास्ट के नाम रख रखे। बड़े लड़के का नाम रखा है मोहम्मद अर्श और छोटे वाले लड़के का नाम रखा है मोहम्मद अजीम। अभी बच्चे आपके पास ही हैं दोनों? नो मैम, मेरे पास ये छोटा लड़का है। बड़ा लड़का उनके पास है? बड़ा लड़का वो लेके चले गए। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कह दिया, पहले उन्होंने बोला कि तू कोर्ट से लड़का ले लियो, और आज उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बुलाया, कह रहे आके अपना लड़का लेके चली जा। और आपके हस्बैंड का नाम क्या था? उनका नाम है मैम मोहम्मद नूर। आपको इस बात की जानकारी कब मिली कि उनका नाम गुरप्रीत नहीं मोहम्मद नूर है? मैम जिस टाइम उन्होंने वीडियो भेजी थी। अच्छा, उस वक्त जानकारी। जी मैम। तो जब आपको सब कुछ पता चल गया तब उनके परिवार के साथ रहने लग गई, तो आपके साथ कब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़्यादती होने लगी, टॉर्चर होने लगा कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको अलग होना है? मैम ज़्यादा टॉर्चर तो वो लोग जिस टाइम मैं गई थी 2.5-3 महीने बाद भी उन सब ने मेरे साथ क्या कुछ करते थे? एक बार तो मैम मैं अपनी मम्मी के घर आने के लिए उनसे जिद करी थी। मेरी बहन का जन्मदिन था, मैंने बोला मुझे मेरी बहन का बर्थडे बना दो, मेरी बहन छोटी है। मेरी बहन को मैंने अपनी एक माँ की तरीके से पाला है, मेरा दिल था उसके बर्थडे पे आने का। इन लोगों ने मुझे आने दिया। मेरी सास ने उनको मतलब कुछ बोला होगा कि तेरी बीवी मेरे से जवान चला रही थी, कुछ था उस टाइम में। मैम मेरे अंदर इतनी समझ नहीं थी, मैं सबसे जवान चला के बात कर ली थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे। आपकी सास का नाम? मेरी सास का नाम है मेहरुनिशा। और ससुर का? जिलेदार। उन सब का नाम भी आपको पता है? जी। तो यानी आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था वहाँ पर, तो आपने अलग होने का सोचा? जी मैम। और किन किन ने? आपकी सास ने टॉर्चर करा, पति ने टॉर्चर करा, उनका बाकी और किसने करा था टॉर्चर? सास ने टॉर्चर किया, ससुर ने किया। वहाँ पर और किसी ने? ननद ने? उनका नाम आप जानते? मैम मेरी नंद का नाम है, एक का नाम है सबीना और एक का नाम है शबनम, एक का नाम है परवीन। उन सब ने भी आपको परेशान किया? जी मैम। मेरी जो एक नंद थी, जो इंदर लोग वाली नंद थी, जो जिसका नाम सबीना है, उसने मुझसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि तेरा लड़का जो है ऑपरेशन से हुआ है, हमारा बच्चा नॉर्मल हुआ। उन्होंने मुझे इतनी गंदे गंदे तरीके से टॉर्चर किया मैम, जिसका मैं बोल नहीं सकती। मैम आपकी ननद ने भी आपसे दहेज की मांग की थी? मैम वो तो मुझसे ये कहती थी कि तू इस तरीके से, तेरे को हम लोग रखते हैं, पहनाते हैं, उड़ाते हैं, सो जो दहेज लेकर आती है वो लड़कियां इतना नहीं बोलती, इतना तू हमसे क्यों जवान चलाती है। मैम वो लोग मुझे जिस तरीके से टॉर्चर करते थे, उल्टा बोलते थे मेरे घर वालों के साथ। मुझे कहते थे कि तू अपनी माँ बाप से मत मिल, वो लोग हिंदू है, उनके घर का खाना पीना मत खाया कर, तेरे बच्चों पे असर पड़ेगा। वो लोग इस तरीके से बोलते थे मुझसे। तो अभी आपकी क्या मांग है? मैम बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड से मेरा तलाक हो जाए, दोनों बच्चे मुझे दिए जाए, जितना हो सके उनको सज़ा मिले।
क्योंकि उन्होंने अगर वो चाहते तो ऐसा कुछ ना होता। अगर वो मुझे स्टार्टिंग में बता देते कि वो मुझे ऐसा रखना चाहते हैं तो मैं प्यार से उनसे अलग हो जाती। पर इतना टॉर्चर करने के बाद, इस तरीके का व्यवहार करने के बाद, मैं नहीं चाहती कि कभी भी कोई इस मामले में आपने पुलिस में शिकायत करी? मैं थाने में कंप्लेंट। क्या जवाब आया वहाँ से? उन्होंने कहा है कि तुम जा करके आनंद परवर के थाने पे जाके बात करो, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। आप गए उसके बाद आनंद पर? नो मैम, उसके पास नहीं गई फिर। तो आप चाहती हैं आपके पति को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उन्हें जेल हो? मैम जैसे अब उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, अब उन्होंने मुझसे कहा है कि कल तुम कोर्ट में आना, कोर्ट में आके कागज पे साइन करके अपना लड़का लेके चली जाना, दोनों बच्चे तुम रख लो। कब बात हुई आपकी आपके पति से? अभी आपने जब मेरा वेट कर रहे थे, मैं वहीं गई थी, मैं वहीं पे लड़का लेने गई थी। वहाँ जब मैं लड़का लेने पहुंची तो मुझे लगा कि वहाँ मेरा लड़का होगा, पर वहाँ मैम कम से कम 11-12 आदमी थे सारे। अकेले गए थे वहाँ पर? नो मैम, मेरे पापा गए थे, मेरी मम्मी गई थी और मेरी छोटी बहन गई थी, बस हम सब गए थे। वहाँ पे सारे लड़के इकट्ठे थे। उन लोगों ने कहा कि लड़का नहीं है, लड़का लेना कल कोर्ट से लेना। उन्होंने लड़के तक को देने के लिए मना कर दिया, कल कोर्ट से ले लेना लड़का। और मेरे हस्बैंड ने कह दिया मैं दूसरी शादी करूंगा। मैम अगर वो दूसरी शादी करेगा तो होने पे तो हो सकता है वो उस लड़की की भी जिंदगी मेरी तरह कर दे। तो कल कोर्ट में क्या तारीख है कोई? मैम उन्होंने कहा है कि कल 11:30 बजे करीब तुम आ जाना कोर्ट में, साइन करके अपना लड़का लेके चले। आपने तो पुलिस को कंप्लेंट करी नहीं, तो कैसी तारीख का? कुछ डिवोर्स केस फाइल हुआ है? मैम वो कह रहे हैं मैंने खुद बात कर ली है, उनके जीजा जो है वो बात कर लिया। कौन से कोर्ट में बुलाया आपको? 30,000 कोर्ट में। और मैम मेरी सास ने ना मुझे तेजाब डालने की धमकी दी है, क्योंकि मेरा लड़के को वो रामपुर ले गए थे मेरा पति। मैंने उनसे कहा था कि मेरे लड़के को मेरे पास लेकर आ जाओ, तो मेरी सास ने कहा कोई लड़का नहीं है, लड़का तो दहेज में लेकर नहीं आई थी। जी सर, आपका नाम? गोपाल सिंह। अभी आप बताइए कि अगर आपकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो आप क्या कुछ कहना है आपको इस बारे में? जी मैम, इंसाफ तो मिलना चाहिए। देखिए जिस हिसाब से ये परेशान हुई है, अभी 11 दिन से अपने बच्चे के लिए तड़प रही है ये। जिस हिसाब से ये तड़प रही है उस हिसाब से तो मैं चाहता हूँ कि इसको इंसाफ मिले और उसके दोनों बच्चे इसके साथ रहें। तो क्या खतरा है आपको उनसे? खतरा मैडम क्या, अभी हम गए थे इसके लड़के को लेने, उन्होंने पहले बुलाया कि आओ बच्चों को ले जाओ। फिर उसने कम से कम 10-12 लड़के खड़े कर रखे थे। देखो मैं तो अपनी वाइफ को, अपनी छोटे लड़की को लेके गया था, ठीक है। वहाँ गए पर उन्होंने कुछ ऐसी बात तो नहीं करी, पर उन्होंने कहा कल 11 बजे आना, मैं पेपर तैयार करवाऊंगा, लड़का दे दिया जाएगा। छोटा ठीक बच्चा है। पेट में था, मुझे इस तरीके से मारता, वाइपा का डंडा तक टूट गया था। मेरा पूरा ये हाथ यहाँ से लाल पड़ गया था, कमर लाल पड़ गई थी, यहाँ से पैर लाल पूरे नीले पड़ गए थे। इतनी गंदी तरीके से मारा उन्होंने। तब भी इसने बर्दाश्त किया, तब भी इसने कंप्लेंट नहीं किया, बहुत इसने और सब्र वो किया। सब मुझे इसलिए मारा था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे घर वालों को ब्याज पे पैसे दे रखे थे। हेलो हाँ भाई बोलो। बेटा, वो नहीं बेटा आधार कार्ड पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा मुझे। अब क्या बोलो भाई, आधार कार्ड मिल ही नहीं रहा मुझे। उनसे पता कर लो ना, उनके पास होगा। बोल के फिर बच्चा भी नहीं मिलेगा। उसके पास होता तो फिर मैं तुझसे क्यों मांगता? तो फिर बच्चा भी नहीं मिलेगा ना, जब तक फाइनल नहीं होगा बच्चा कैसे मिल जाएगा तुझे? बच्चे का मतलब क्या हुआ? तेरा फाइनल हो रहा है नूरे से, बच्चे तो बेटे तो दोनों तुझे मिलना है। आधार कार्ड तो मेरे पास है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ मैं बताओ। हाँ तो बेटे वो तो ढूंढना मेरा पड़ेगा। सारा प्रूफ तो उन्हीं के पास है, मेरे पास तो उनमें है। फोन में है तेरे? मेरे पास फोन हैगा, पहचान पत्र है? पहचान पत्र भी नहीं है। ना तो बेटे ये सब चीजें देनी पड़ेंगी। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, अगर मेरे बच्चे मुझसे छीने गए तो उसका जिम्मेदार और कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नूर मोहम्मद और उनकी फैमिली होगी। अगर मैंने टेंशन में आके कुछ भी कर लिया, आप सब भी जान सकते हैं, अगर एक माँ को उसके बच्चे से जुदा किया जाएगा तो किस तरीके से माँ को तकलीफ होती है। तो देखिए, जो कुछ भी हमें इस मामले में देखने को मिला वो सीधा सीधा एक लव जिहाद का मामला है। कैसे एक मुस्लिम लड़का अपनी पहचान बदलकर एक हिंदू लड़की को अपने आप को सिख बताता है, उसके साथ प्यार रचाता है, उसके बाद उसके साथ शादी कर लेता है जब वो नाबालिग होती है, और शादी के कुछ समय बाद उससे जबरन अपना धर्म परिवर्तन करवाता है। उसे जो है कुछ ऐसी चीज़ें खिलाई जाती है जो हिंदू धर्म में शायद खाना भी मना है। उसके साथ ये सब किया जाता है जो शायद किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, फिर भी वो लड़की जो है उसके साथ रहती है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। जी हाँ, पिंकी के 2 बच्चे भी हैं, उन बच्चों के लिए उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन जब वो टॉर्चर इतना बढ़ जाता है, उनका परिवार इन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करता है कि वो लड़की अब हार मान चुकी है। उनका यही कहना है कि उन्हें उस युवक के साथ नहीं रहना जिनका नाम मोहम्मद नूर है।
उनका ये कहना है कि उन्हें अपने दोनों बच्चे चाहिए। उनके प्रशासन से सीधी सीधी मांग है कि उन्हें अपने दोनों बच्चे वापस चाहिए, क्योंकि उन्हें उनके साथ नहीं रहना। फिलहाल इन्होंने मैं बताया, जब ये लोग पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट करवाने तो पुलिस की तरफ से कंप्लेंट नहीं ली गई और इनकी कंप्लेंट वापस कर दी गई। इनका यही कहना है कि अगर प्रशासन की तरफ से इनकी मदद नहीं करी गई तो शायद ये लोग खतरे में हैं, क्योंकि वो लोग इन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। साथ ही साथ इनका बड़ा बेटा भी अभी उनके पास ही है। तो क्या कुछ इनकी मांगे हैं, वो ज़रूरी है कि आगे जाए ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके, ताकि ये एक सुरक्षित ज़िंदगी जी सके। इनके साथ जो कुछ भी हुआ काफ़ी ज़्यादा गलत है, किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आखिरकार इस तरीके का व्यवहार जो पिंकी के साथ हुआ है वो ठीक है। क्यों इस तरीके से पिंकी को टारगेट किया गया? क्या ये मकसद सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद का था या इस कहानी में कुछ और भी एंगल है? कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।